ओके, तो वो जो हमने स्टार्ट किया था एसक्यूएल फंक्शन रिलेटेड, वो एसक्यूएल फंक्शंस में एक दो फंक्शंस खाली बचे वो, प्लस आपने जो मुझे स्कीमा रिलेटेड पूछा था वो भी मैंने सर से पूछा है। वो जो कुछ है वो कल मैं आपको बता दूंगी, मतलब टोटल जो कुछ बचा है। आज हम लोग ना जो कुछ बीच बीच में हमारा बचा हुआ सिलेबस है ना, पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपका जो कल का क्वेश्चंस वाला पार्ट प्लस जो एक दो सपोज जो फंक्शंस बचे वो कवर कर दूंगी। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, जैसे कि हम्म, यहाँ पे कहाँ गया। ये देखो, ये जो आपका मैंने टोटल सिलेबस यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे टॉपिक्स लिख के जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है ना वो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। ये भी है यहाँ पे, प्लस 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 कहाँ गया ये, डिलीट कंस्ट्रेंट। ओके, तो इनमें से ये तीन आज हम लोग ये कवर कर देते, टॉप, रीनेम, एग्जिस्ट वाला। ये एक कल 10-15 मिनट में हो जाएगा, छोटा सा पार्ट है ये भी। मतलब ये होने के बाद एटलीस्ट क्या हो जाएगा, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो होने के बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो, आपको जो स्कीमा का वगैरह क्वेश्चंस है वो, और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जैसे कि ना कोई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो हमारे कौन से भी इस सिलेबस में नहीं बैठते, लेकिन हमेशा एक इन जनरल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, वो क्वेश्चन। ऐसा करके कल हमारा एक टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जब हो जाएगा तो परसों से हम लोग यूनिक्स स्टार्ट कर देंगे। एक 4 दिन में यूनिक्स इजीली आपका खत्म हो जाएगा, एक ही बैच है 23 शायद। ओके, तो वो बैच 23 बैच का यूनिक्स खत्म हो जाएगा। संडे को हम लोग दोनों का एक साथ मॉक लेंगे, मतलब एसक्यूएल का भी, मतलब एक क्वेश्चन में एसक्यूएल का पूछूंगी, एक क्वेश्चन में यूनिक्स का पूछूंगी। ओके, और जिसमें से 21-22, अगर आपको ज्वाइन करना है यूनिक्स का सेशन, मैं आपको लिंक शेयर कर सकती हूँ। लेकिन 23 बैच को ये स्पेशली सबको ज्वाइन करना ही है करके, फ्रॉम वेडनेसडे। कल और आज हम, मतलब आज और कल हमारा एसक्यूएल का टोटल जो कुछ सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और आज और कल फ्रॉम 11 to 12 किसी को जो कुछ डाउट्स है, मतलब किसका जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, किसी भी चीज में मतलब ये आ रहे थे, मतलब ब्लॉकर्स आ रहे थे, वो मुझे आज 11 to 12 में पिंग करो। मतलब आज और कल मुझे दो दो दिन टाइम है, तो 11-12 में मुझे पिंग करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। सपोज आपने कभी भी पहले मुझे पिंग किया होगा, मैंने सपोज गलती से बाय मिस्टेकली रिप्लाई नहीं किया, जो कुछ डाउट्स है आपको, रिपीटेशन जो कुछ रिवाइज कर रहे हैं वो अलग बात, लेकिन आपके जो कुछ डाउट्स है वो मुझे पिंग करो। कैसे होता है, अभी एक एक बार किसी का डाउट सही करो तो बाकी सबका भी टाइम चला जाता है, तो किसी का अगर डाउट्स है तो मुझे 11 to 12 में पिंग करो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, क्लियर सबको, ओके ना? यस मैम। यस। ओके, तो हम लोग जो कुछ बचा है हमारा वो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं टॉप फंक्शन। टॉप फंक्शन मतलब क्या होता है, इजी होता है। जैसे कि आप लोग रैंक, टेंस रैंक, नहीं तो सब क्वेरी करके निकालते हो कि सपोज मुझे 6 मैक्स सैलरी पूछी, 4th मैक्स सैलरी पूछी, नहीं तो टॉप मतलब टॉप वैल्यू अगर पूछे तो डायरेक्टली आप बाय यूजिंग रैंक निकालते हो, डेंस रैंक भी निकालते हो। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि फाइंड आउट द 6th हाईएस्ट सैलरी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका हमेशा रहना चाहिए कि बाय यूजिंग डेंस रैंक, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट रहता है डेंस रैंक का। जैसे मैंने रैंक का बताया था, रैंक में कैसे होता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू आ जाते हैं, तो रिजल्ट आपका हमेशा करेक्ट नहीं होता। डेंस रैंक का रिजल्ट आपका हमेशा करेक्ट होता है। तो अगर आपको पूछा कि फाइंड आउट द 6th हाईएस्ट सैलरी, 7th, मतलब कौन से भी नंबर की, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका हमेशा रहना चाहिए रैंक, सॉरी डेंस रैंक। सेकेंड, आप लोग बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग सब क्वेरी भी आप लोग निकाल सकते हो। कब, अगर उन्होंने पूछा कि कोई अदर वे है क्या, तो बाय यूजिंग सब क्वेरी आप लोग निकाल सकते हो। और अगर पूछा कि बाय यूजिंग टॉप फंक्शन आप लोग निकाल सकते हो क्या, तो यस, देन आप इजीली बता सकते हो। लेकिन आप खुद ये भी बता सकते हो कि टॉप फंक्शन में क्या हो जाएगा, कि जैसे कि अगर सेम वैल्यूज हो, जैसे कि हम रो नम में करते हैं कि 70,000, देखो सपोज यहाँ पे 20 है,
यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 20 है। तो डेंस रैंक में क्या आ जाता है कि ये 1 1 1 असाइन हो जाता है, और डायरेक्टली जो कोई 30 है उसको हम लोग 2 असाइन करते हैं, इसको क्या आ जाता है 1 असाइन हो जाता है। और लेकिन यही बात रो नंबर में होती है क्या? नहीं होती। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ऐसा ही असाइन होता है। टॉप फंक्शन में भी यही काम होता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 यही असाइन होता है। तो बाय यूजिंग टॉप फंक्शन हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू जो चाहिए वो नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में पूछा कि मतलब कुछ भी वैल्यू हो, ओके मुझे क्वेरी एटलीस्ट चाहिए, तो आप लोग बता सकते हो कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ये करके। तो सिंपली पहले सपोज मुझे इन जनरल अगर सैलरी निकालनी है, टॉप 3 सैलरी कुछ भी निकालनी है, जैसे कि आपके पास टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनफो 3, ये आपका टेबल है। इस टेबल में आपको पता है कि ये आपका सैलरी का कॉलम है, इसमें से मुझे टॉप 3 सैलरी चाहिए। तो फर्स्ट मतलब आपका काम क्या रहेगा कि आपकी जो सैलरी है वो ऑर्डर में आ जाएगी, ये आपका काम है फर्स्ट। मतलब क्या? ऑर्डर बाय की सैलरी डिक्रीजिंग। फिर आप इसमें से 3 5 जो कुछ निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सिलेक्ट सपोज टॉप 5 जो कुछ चाहिए, टॉप 6 टॉप 5 ई सैलरी फ्रॉम इन्फो। इससे क्या हो जाएगा, आपकी टॉप 5 सैलरी आ जाएगी। कब? जब आप ऑर्डर बाय ई सैलरी डिक्रीजिंग करोगे। ये देखो आपकी टॉप 5 सैलरी आ गई। ओके, बाय यूजिंग टॉप फंक्शन हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही जैसे कि रो नंबर में बताया था कि ये जो डुप्लीकेट्स वैल्यू आ जाते हैं, इससे हम लोग करेक्ट आउटपुट नहीं। ये टॉप 5 सैलरी तो आ गई, लेकिन अगर मुझे पूछा कि मतलब एज ए इंटरव्यू मुझे पूछा था कि आप बताओ कि मुझे क्या चाहिए कि यहाँ से 5th हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ओके, क्वेश्चन देखो मेरा क्या था, 5th हाईएस्ट सैलरी तो 6th हाईएस्ट सैलरी कुछ भी लो, 6th मैक्स सैलरी चाहिए यूजिंग टॉप एंड सब क्वेरी। ओके, ये क्वेश्चन था यूजिंग टॉप एंड सब क्वेरी। फिर भले आपका रिजल्ट डबल मतलब इस डबल इसमें आ जाए, मतलब ये एज अ 1 असाइन हो, ये 2 असाइन हो, ये 3 असाइन हो, वो 4 असाइन हो, आंसर क्या आ रहा है नो मैटर, क्वेरी बताओ खाली। ओके, ऐसा भी कभी कभी पूछते हैं कि अगर आपको आंसर ये रिपीट आ रहा है देन ओके। अगर आपने बताया कि टॉप फंक्शन में ये रिपीटेशन है कि मेरा आंसर जो है वो डुप्लीकेट अगर है वो तो असाइन रो करके आ जाता है, एग्जैक्टली जो हम लोग को रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू डेंस रैंक वो नहीं आता। अगर आपने उनको बता दिया तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछा था देन ओके मुझे खाली क्वेरी बताओ कि बाय यूजिंग टॉप एंड सब क्वेरी आप कैसे लिखोगे, आंसर क्या आ गया वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्वेरी बताओ करके। तो ये देखो सपोज आपको पूछा कि बाय यूजिंग टॉप एंड सब क्वेरी, फर्स्ट आपको तो निकालना है 6th मैक्स सैलरी। मतलब क्या, टॉप 6 सैलरी तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग फर्स्ट क्या निकालोगे, टॉप 6 सैलरी फ्रॉम योर टेबल। ये होगी आपकी टॉप 6 सैलरी। आगे यहाँ पे टॉप 6 सैलरी ये, और ये हो गया आपकी इनर क्वेरी भी क्रिएट हो गई, मतलब आपका सब क्वेरी का काम भी हो गया और टॉप क्वेरी का काम भी हो गया। जो कोई रिक्वायरमेंट है टॉप क्वेरी भी हो गई, सब क्वेरी भी हो गई। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, 6th मैक्स सैलरी चाहिए। मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ये जो 65,000 वाली सैलरी है वो मुझे चाहिए। तो ये सैलरी है, ये इनमें से कौन सी सैलरी है, ये 6 में से मिनिमम सैलरी, यस मिनिमम सैलरी है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम info 3 where ई सैलरी इन, इसमें से आपका 65,000 आ गई। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है कभी कभी मैटर नहीं करता इंटरव्यू में, आप क्वेरी क्या बता रहे हो बस, क्योंकि वो लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करके तो नहीं देखने वाले आप जो कुछ बता रहे हो। उनको खाली ये चेक करना है कि इनका लॉजिक परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है, बस उनको यही देखना रहता है। उनको इतना टाइम नहीं कि आपकी हर एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करके बैठे। मिनिमम 4 5 क्वेरी तो डेफिनेटली पूछते हैं, ज्वाइन रिलेटेड तो पूछते हैं, डेंस रैंक
तो ये क्वेरी बताने ही में आपको 1-2 मिनट जा रहे हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास टेबल चाहिए। वो इतना प्रोसेस लंबा खींचते नहीं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपको उनको खाली क्या देखना है, आपको अच्छे से लॉजिक पता है कि नहीं पता है, बस आपका काम हो गया। वही सपोज मुझे यहाँ पे जैसे 6 मैक्स सैलरी है, तो मुझे अगर पूछा कि 4th मिनिमम सैलरी पूछा, तो बताओ क्या आ जाएगा? टॉप 5 ऑर्डर बाय असेंडिंग टॉप करेंगे। 5 क्यों आ जाएगा? टॉप 6 टॉप 4 आ जाएगा ना। सॉरी, टॉप 4। हाँ, टॉप 4 आ जाएगा। ऑर्डर बाय ई सैलरी असेंडिंग हो जाएगा, और असेंड यहाँ पे मैक्स सैलरी आ जाएगी। आया समझ में? मैक्स सैलरी क्यों आ जाएगी? ये देखो, अगर आपको करना है बस, तो आपकी ये क्वेरी हो गई, इनर जॉइन की क्वेरी हो गई। इससे क्या होगा? ये हो गया आपकी इनर जॉइन की क्वेरी। ओके, अभी नल है तो ठीक है। तो इससे सपोज यहाँ पे कुछ तो वैल्यू है, तो मुझे क्या चाहिए? 4th मिनिमम सैलरी चाहिए। मतलब क्या बताओ? आप क्या करोगे? डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट मैक्स सैलरी लिख दोगे। यहाँ पे सब अभी आपके पास वैल्यू नहीं है, तो टेबल क्रिएट करके देखो, वैल्यू क्रिएट करके देखो, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो कुछ आपको रिक्वायरमेंट है वो कैसे निकालनी है वो करके। लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि यहाँ पे आपको और एक निकालना है, तो आप एज ए प्रैक्टिस करके निकालो। वही बात जैसे कि आप लोगों ने टॉप ये बाय यूजिंग सब क्वेरी वगैरह लिखा है ना, वही बात डायरेक्टली आप डिस्टिंग करके निकाल सकते हो। मतलब क्या आ जाएगा? आपकी जो सैलरी है वो डबल जो आ रही है वो नहीं आ जाएगी। मतलब घर पे ट्राई, मतलब घर पे मतलब बाद में ट्राई करो कि आप टॉप 5 सैलरी तो यूज करें, डिस्टिंक्ट टॉप 5 सैलरी यूज करें। मतलब क्या हो जाएगा? आपकी जो रिपीटेशन आ रही है, ये डुप्लीकेट वैल्यू जो आ रही है वो नहीं आ जाएगी। मतलब डिस्टिंक्ट यूज कीवर्ड यूज करके आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। याद है ना डिस्टिंक्ट कीवर्ड? Yes. Yes, ma'am. ओके। तो जैसे कि टॉप हम जो, हाँ, आपने ये फंक्शंस बाकी के पढ़े हैं ना, ये हाँ, मिनिमम मैक्स, ये टॉप फंक्शन भी इसी में से एक है। एक्चुअली ओरेकल में कहीं और था, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था, बाद में करने वाली थी। लेकिन ये फंक्शन में ही है आपके, जो कुछ मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज है ना, ये जो 7 फंक्शन है वो एक साथ ही है। अगर आपको पूछा कि एसक्यूएल में फंक्शंस कितने हैं, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत होते हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाले, सेम यहाँ पे आपको बहुत मतलब 20-30 ऐसे क्वेश्चन है, वो आपको कौन से भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पूछा कि एसक्यूएल फंक्शंस क्या है, तो आपकी ये 7 फंक्शन आप एक्सप्लेन करना चाहिए विद एग्जांपल, कि मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज काउंट डिस्टिंक्ट और टॉप, एक्सप्लेनेशन और विद वन वन एग्जांपल। ओके, टॉप फंक्शन समझ में आया कि टॉप फंक्शन क्या वर्क करता है। लेकिन अगर आपको मैंने बताया कि जैसे कि आपको सैलरी रिलेटेड पूछा और स्पेसिफिक नहीं पूछा है कि टॉप फंक्शन से करो, तो हमेशा डेंस रैंक से ही आपको करना चाहिए। एग्जैक्ट आउटपुट डेंस रैंक के मिल जाता है आपको। अगर पूछा कि बाय यूजिंग टॉप बताओ, सब क्वेरी बताओ, डिस्टिंग बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं अगर स्पेसिफिक पूछा। और डायरेक्टली अगर पूछा कि कितने कितने पेज है, तो आप लोग बता सकते हो कि एक डेंस रैंक से कर सकते हैं, बाद में सब क्वेरी से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं, फिर ये बता सकते हैं। अगर वेज पूछे कितने वेज है, ये भी पूछ सकते हैं कितने वे से आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हर प्रॉब्लम का वे एक ही हो एसक्यूएल में, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत वे से आप लोग कर सकते हो। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप बताओ। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप फंक्शन का। रीनेम क्या करता है? जैसे कि रीनेम एक डीडीएल फंक्शन है। मुझे जैसे कि ये ऊपर हमने पढ़ा है ना, डीडीएल डीएमएल, यही पे कवर करना चाहिए। लेकिन ये जैसे कि अल्टर फंक्शन, डीडीएल फंक्शन मतलब क्या, कि हम लोग टेबल स्ट्रक्चर ये करते हैं, ठीक है ना। रीनेम भी उसी में आता है। जैसे कि रीनेम एक डीडीएल फंक्शन, डीडीएल कमांड ही है, स्टेटमेंट ही है। लेकिन जैसे कि हम लोग इजीली अल्टर कर देते हैं कि अल्टर टेबल, जो कुछ करना है, ऑपरेशन करना है, वो
ऑपरेशन का नाम लिख देते हैं। ओरेकल में, एसक्यूएल डेवलपर में भी डायरेक्टली रीनेम करना है तो इजीली बाय यूजिंग अल्टर आप कर सकते हो, मतलब जो कुछ आप टेबल स्ट्रक्चर चेंज करते हो वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे रीनेम करने के लिए एज आपको ना स्टोर प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है। ये स्टोर प्रोसीजर इन डिटेल क्या है वो आपको दिगंबर सर बता देंगे। स्टोर प्रोसीजर रीनेम इन शॉर्ट में तो आपको बता दूं कि स्टोर प्रोसीजर क्या रहते हैं, आपको शायद पता भी होगा कि जैसे कि आपके पास एक बहुत सारा एक 10,000 लाइन का 20,000 लाइन का कोड है, कुछ तो आपने कोड लिखा हुआ है और आपको पता है, मतलब एक जस्ट इन कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ, इन डिटेल नहीं बता रही हूँ मैं। तो सपोज आपके पास वो कोड है और आपको पता है यही कोड आपको कहीं दूसरी जगह पे यूज होने वाला है, तो आप क्या करते हो वो कोड सेव करके रखते हो एक सिंगल लाइन में। सपोज मैंने वो कोड को नाम दे दिया एसपी रीनेम, फॉर एग्जाम्पल के लिए दे दो, उस कोड को मैंने नाम दिया एसपी रीनेम। तो जिस सेकेंड टाइम आप लोग वो यूज करोगे तो डायरेक्टली लिखोगे एग्जीक्यूट एसपी रीनेम, नॉट नेसेसरी कि वो 1,000 लाइन का 10,000 लाइन का कोड फिर से आपको एग्जीक्यूट करना पड़े। डायरेक्टली आप लोग लिखोगे एसपी रीनेम। ये आप स्टोर करते हो उसमें, इसलिए बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर, कि जो जो आपको हमेशा रिपीट होने वाला है वो हमेशा आप कहाँ पे स्टोर करके रख दो। ये होता है आपका एसपी मतलब स्टोर प्रोसीजर। ये डिटेल जो कुछ है ना, ये वाला पार्ट जो है नीचे लिखा है मैंने, ट्रिगर, इंडेक्स, व्यू और स्टोर प्रोसीजर, ये आपको दिगंबर सर कवर, मतलब इसमें थोड़ा बहुत कोडिंग पार्ट है ना तो मुझे अच्छे से नहीं आ जाएगा समझ, मतलब समझाने के लिए, तो दिगंबर सर आपको बता देंगे क्या है इन डिटेल में। तो ये रीनेम का जो फंक्शन वर्क होता है ये हमेशा स्टोर प्रोसीजर थ्रू होता है। मतलब देखो अगर मुझे सिंटैक्स बताना है तो इसका सिंटैक्स कैसे आएगा, sp अंडरस्कोर रीनेम, ओके। बाद में आपका टेबल नेम डॉट आपका ओल्ड कॉलम नेम, जो कुछ कॉलम नेम आपको चेंज करना है तो कॉमा, सॉरी आपका इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, कॉमा दे दो एंड दूसरे इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको न्यू कॉलम नेम असाइन करना है वो। इससे क्या हो जाएगा, सपोज मेरे टेबल में जो कुछ कॉलम नेम ऑलरेडी है, जैसे कि ईसीटी है, ई लोकेशन है, वो चेंज होके जो कुछ आपको न्यू असाइन करना है आप लोग कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आपके इसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। यहाँ पे जैसे देखो लास्ट नेम है तो मुझे क्या करना है, अभी लास्ट नेम को सरनेम करना है सपोज, तो मैं क्या करूंगी एसपी अंडरस्कोर रीनेम, बाद में क्या आ जाएगा टेबल नेम info3 डॉट क्या आ जाएगा आपका, डॉट क्या आ जाएगा आपका जो ओल्ड कॉलम नेम है, जैसे कि लास्ट नेम, ये आपका ओल्ड है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करो, कॉमा दे दो और आपको जो कुछ असाइन करना है न्यू नेम एज ए सरनेम आपको असाइन करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट क्या है आपका टेबल नेम डॉट आपका ओल्ड कॉलम नेम, कॉमा आपका न्यू जो नेम आपको असाइन करना है। जब आप लोग सिलेक्ट करोगे तो ये देखो सरनेम चेंज हो गया, ओके। जैसे कि मैम आप लोग इसमें डेटा टाइप, बोलो। हेलो, हम्म, इसमें डेटा टाइप चेंज नहीं होता है क्या? डेटा टाइप तो डायरेक्टली आप लोग अल्टर में भी चेंज कर सकते हो ना। हाँ तो मैम, लेकिन जब हम अल्टर थ्रू डेटा टाइप चेंज करते थे तो वहाँ पे ना कुछ एरर आते हैं, आपको एक बार पिंग भी किया था मैंने, हाँ हाँ, तो आज मुझे चेंज ही नहीं हो पाता। आज पिंग करो जो कुछ पिंग करना है 11 to 12 में, ओके। तो ओके। इससे क्या हो जाएगा आपका कॉलम नेम चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे ना डायरेक्टली रीनेम करके आप लोग टेबल नेम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी टेबल नेम के लिए ट्राई नहीं किया बाय यूजिंग द स्टोर प्रॉप। किसी ने अगर ट्राई किया बाद में तो मुझे भी बताना कि कैसे ट्राई किया बाय यूजिंग स्टोर प्रॉप। मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि टेबल नेम अगर सिस्टम डिफाइंड है क्या? क्या क्या, सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है ना? हाँ हाँ वही वही, हाँ वही। तो वहां पे क्या होता था ना, ओरेकल में डायरेक्टली अल्टर करके टेबल नेम भी आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही आपको अगर स्टोर प्रॉप थ्रू टेबल नेम चेंज करना है तो मुझे भी नहीं, मतलब मैंने कभी किया नहीं है। किसी ने अगर ट्राई किया तो बाद में मुझे भी बताना कि कैसे आपने किया कर।
ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि रीनेम से क्या हो जाएगा, रीनेम एक डीडीएल कमांड है। डीडीएल कमांड मतलब क्या करते हो आप लोग, स्ट्रक्चर चेंज करते हो, कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। तो जैसे कि आपने अल्टर किया, बाद में ट्रंकेट किया, ड्रॉप किया, मतलब क्या कि आप टेबल स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो, टेबल डेटा के साथ नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉलम नेम चेंज किया, जो एक सिंटैक्स है, बाय यूजिंग दैट। क्लियर सबको रीनेम कैसे वर्क होता है? yes ma'am. इंटरव्यू में आपको नहीं पूछेंगे रीनेम, या कभी आपको इंडस्ट्री में यूज हो सकता है कि अगर आपको एज ए डेवलपर कुछ नेम चेंज करना हो, तो ये टेस्टर को राइट्स नहीं रहते किसी के स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के वगैरह, टेस्टर को बिल्कुल राइट्स नहीं रहते। ये खाली आपको नहीं और बीए को, ये दोनों को ही राइट्स रहते हैं, ये जो कुछ रीनेम करना है, कुछ भी चेंजेस करना है उससे रिलेटेड। ये छोटे छोटे पार्ट से हम लोग के बच्चे थे, और एक छोटा पार्ट आपका बचा है, वो है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। ये जो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है ना, ये सेम आपका इन और नॉट इन के साथ था, यही वर्क होता है। लेकिन इसमें एक चेंजेस क्या है देखो, जैसे कि मैंने आपको एक परसों मतलब किसी एक नेक्स्ट एक लास्ट वीक आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्या चाहिए कि एक सैलरी की रेंज, मैंने 50,000 सैलरी, 60,000 सैलरी और अदर देन बाकी की सैलरी चाहिए थी मुझे। तो हम लोग ने क्या किया था, फर्स्ट इनर क्वेरी क्या बता की थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट इन करके, और आउटर क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉट इन करके। तो हमारा रिजल्ट बाय यूजिंग इन एंड नॉट इन इजिली आ गया था। लेकिन हम लोग जो ये इन नॉट इन करते, बाय यूजिंग सब क्वेरी करते, बराबर है, सब क्वेरी बाय यूजिंग करते हैं। लेकिन ये सब क्वेरी में क्या होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा है, देखो ये एक टाइप की सब क्वेरी है आपकी, बराबर है। तो ये सब क्वेरी में क्या रहता है कि ये इनर क्वेरी है और ये जो आउटर क्वेरी है, ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है मतलब क्या, रिजल्ट तो एक साथ ही दे रही है, लेकिन सपोज आपने खाली इतना क्वेरी एग्जीक्यूट किया, जो कुछ इनर क्वेरी आप ये एग्जीक्यूट किया, आपका आउटपुट आ गया। आपको जो आउटपुट डिस्प्ले करना है वो साथ में करना है, वो अलग बात है। लेकिन आपने जो इनर क्वेरी का आउटपुट एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया, एटलीस्ट आपका आउटपुट आ गया। मतलब नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये इनर क्वेरी या आउटर क्वेरी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो। ये होती है आपकी सब क्वेरी। और कोरिलेशनल क्वेरी क्या होती है कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है। मतलब क्या कि अगर आपने ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपको आउटपुट, मतलब सॉरी, एक दूसरे के साथ किया तो ही आपका आउटपुट आ जाएगा। सिंगल आपने ये इनर क्वेरी एग्जीक्यूट की तो आपका आउटपुट नहीं आ जाएगा। मतलब क्या कि इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होती है। जब ये डिपेंडेंसी आ जाती है तब उसको बोलते हैं कोरिलेशनल क्वेरी। ओके, ये क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरी एंड कोरिलेशनल क्वेरी। दोनों में इनर क्वेरी है, आउटर क्वेरी है, इसमें भी है उसमें भी है। बट क्या है कि जैसे कि सब क्वेरी में इनर क्वेरी एंड आउटर क्वेरी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट नहीं है। खाली आपने इनर क्वेरी एग्जीक्यूट की, आपका आउटपुट आ जाएगा। वही बात आपने कोरिलेशनल क्वेरी में इनर क्वेरी अगर एग्जीक्यूट की तो आपका आउटपुट नहीं आ जाएगा। आपको हमेशा दोनों क्वेरी एक साथ ही एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और ये हमेशा कैसे होता है, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट में होता है। वो कैसे होता है देखो, मैं आपको एक टेबल पिंग करती हूँ, खाली वो टेबल ये करो, हिट करो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट करते मैं बैठू डायरेक्टली पिंग करती हूँ मैं आपको। आ गया ना टेबल?
हो गया सबका? यस। आज ये इतने 95 कैसे हो गए? हमेशा तो 60-70 होते हैं, आज ये इतने 95, 88, 90। मैम इतने ही हो रहे हैं। 24 के आई थी। ओके, चलो हो गया ना। ये देखो, ये आपका फर्स्ट टेबल है कस्टमर करके। उसमें क्या है देखो, एक आईडी है, बाद में नेम है और लोकेशन है। ये आपका आईडी आपने इंसर्ट कर दिया, C1 C2 C3, ये नेम है और ये लोकेशन है। आपको टेबल देखना है, ये टेबल आपके आगे, ठीक है। बाद में एक दूसरा टेबल है ऑर्डर्स करके, उसमें है OID मतलब आपकी ऑर्डर आईडी है, एक CID नाम का कॉलम है और एक ग्लोसरीज का है। तो देखो ये CID नाम का कॉलम है ना, तो नॉट नेसेसरी कि जैसे जॉइन में होता है कि आपके दोनों कॉलम के नाम एक ही होने चाहिए। यहाँ पे आपने C_ID लिखा है, यहाँ पे CID लिखा है, आपको EID लिखना है, EID लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन वाइस वर्सा यहाँ पे एटलीस्ट वन वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ही हम लोग निकाल सकते हैं ना कि ये क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं एग्जिस्ट करता करके। मतलब अगर नहीं है तो भी कुछ इश्यू नहीं, आपका रिजल्ट ब्लैंक डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कुछ भी सेम वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रिजल्ट देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो C1 to C6 आपकी वैल्यूज है, वही यहाँ पे C1 है, C2 है, बाद में C3 है, C4 है, C5 एंड C6 नहीं है क्या? मतलब बाय ओरली बताना हो तो C5 एंड C6 नॉट एग्जिस्ट है, और C1 C2 C3 C4 क्या है? एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन खाली यहाँ पे क्या है कि आपकी जो वैल्यू वो यहाँ पे आपको एटलीस्ट वन वैल्यू भी आपकी सेम हो गई तो आप इजी से यहाँ से निकाल सकते हो, जो कुछ एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट निकाल, नॉट नेसेसरी कि आपका कॉलम नेम भी सेम होना चाहिए। तो ये आपकी ऑर्डर की टेबल है। यहाँ पे देखो C4 C2 C3 अलग अलग है और ग्लोसरीज अलग अलग है। तो मुझे अभी क्या करना है, चेक करना है कि जो कुछ ऑर्डर में है वो कस्टमर में क्या क्या एग्जिस्ट है और क्या नहीं एग्जिस्ट है। ओरली तो आप बता ही सकते हो C1 C2 C3 एंड C4 ये चार एग्जिस्ट है और C5 एंड C6 नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन वही क्वेरी में अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, ये देखो डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ओके, ये तो आपका आ जाएगा। मतलब इससे क्या होगा, आपका जो जो कस्टमर में है मतलब डेटा है वो तो सॉरी वो तो डिस्प्ले हो गया। एक मिनट, एक मिनट दो। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या हुआ था, हाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एग्जिस्ट। ओके, वेयर एग्जिस्ट, फिर आपकी ये कोरिलेशनल जो क्वेरी है वो लिखेंगे हम लोग। क्या है देखो, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ लिखने के बाद। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर में आपको क्या करना है, जैसे कि आप ज्वाइन में एक कंडीशन लगा के दोनों टेबल ज्वाइन करते हैं, सेम यहाँ पे वेयर में आप लोगों को वो कंडीशन पुट करनी, सेम कंडीशन
फर्स्ट टेबल नेम कस्टमर डॉट क्या है उसका C_ID इज इक्वल टू सेकेंड टेबल नेम क्या है ऑर्डर्स डॉट CID। जैसे कि जॉइन में आप लोग कंडीशन पुट करते हो सेम कंडीशन यहाँ पे भी आपको पुट करना। जॉइन में क्या था कि आप जो ये दो कॉलम नेम असाइन करी हो दो कॉलम नेम सेम हो, ये आपको जॉइन का एक नेसेसरी रूल था कि आप अगर यहाँ पे C_ID ले रहे हो तो यहाँ पे भी C_ID ही ले लोगे। यहाँ पे नॉट नेसेसरी, जो कुछ नेम है वो कुछ भी नेम दूसरा नेम भी है तो असाइन कर सकते हो। तो आपने क्या किया कस्टमर डॉट CID और ऑर्डर डॉट CID से ये दो कॉलम को दो टेबल को ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया। अभी देखो जैसे मैंने बताया था कि ये कोरिलेशनल क्वेरी है, मतलब ये जो अगर सब क्वेरी है अगर मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की तो आउटपुट नहीं आ जाएगा। यही अगर आपने सब क्वेरी में एग्जीक्यूट किया होता तो आउटपुट आपका आ जाता। अभी समझ में डिफरेंस क्या होता है कि ये डिपेंडेंट है। जब मैं ये टोटल क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगी तभी मेरा डिफरेंस रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, देन एंड देन ओनली। ओके, वही बात एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे आपने टोटल लिखा है कस्टमर, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर और यहाँ पे भी कस्टमर लिखा है ऑर्डर लिखा है, अगर ये आपको रिपीट नहीं करना है जैसे कि आप लोग जैसे सेल्फ ज्वाइन में करते हो यहाँ पे लिखो एज सी, ऑर्डर के बाद लिखो एज ओ और डायरेक्टली यहाँ पे जहाँ पे कस्टमर लिखा है डायरेक्टली सी मेंशन करो, जहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है वहां पे ओ मेंशन करो। मतलब नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको कस्टमर ऑर्डर फिर से वही रिपीट करना है। जैसे कि सेल्फ ज्वाइन में करते हो आप लोग कस्टमर एज नाम करके दे दो, आपका रिजल्ट वही डिस्प्ले हो जाएगा। वही बात मैंने अगर ये लिया कि नॉट एग्जिस्ट ले लिया तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे C5 एंड C6 डिस्प्ले हो जाएगा, C5 एंड C6 आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और यही अगर मैंने आपको बाय यूजिंग नॉट मतलब ये बाद में ट्राई करो, अगर यही चीज अगर मैंने आपको पूछी कि कौन सी वैल्यू कस्टमर में है नहीं है और कौन से ऑर्डर में नहीं है तो बाय यूजिंग इन एंड नॉट इन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम और इन क्वेरी में आपका क्या होगा इन इनर क्वेरी में जैसे कि सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करके सपोज C1 C2 C3 C4 इन होगा और आउटर क्वेरी में क्या होगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर टेबल वेयर नॉट इन होगा। मतलब नॉट इन से क्या होगा आपका जो C5 C6 है वो इजीली डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आउटपुट एक ही आ जाएगा बाय यूजिंग इन नॉट इन एंड बाय यूजिंग एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो। लेकिन नॉट इन इनके लिए आप लोग क्या कर रहे हो सब क्वेरी यूज कर रहे हो और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के लिए आप लोग कोरिलेशनल क्वेरी यूज कर रहे हो। डिफरेंस समझ में आया सबको? यस 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 ओके, समझ में आया ना एक मतलब एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट की मतलब ये कंसेप्ट क्या है करके। यस ओके ओके, पार्टीशन बाय क्या ठीक है, ये पार्टीशन बाय का मैं खाली मतलब ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए एक ही दिन में तो मैं खाली एक आपको कंसेप्ट बताती हूँ पार्टीशन बाय क्या होता है, कल हमको उसकी क्वेरी देखेंगे। तो पार्टीशन बाय क्या होता है ना कि जैसे कि मैं आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछती हूँ उसका मुझे आंसर बताओ कि मेरे पास एक टेबल है। ओके, उस टेबल में क्या डेटा है कि मेरे पास नेम है सरनेम है लोकेशन में से ई सिटी है और एक कॉलम है जेंडर। ओके, तो जेंडर में भी आपकी वैल्यू इंसर्टेड है मेल फीमेल फीमेल मेल जो कुछ इंसर्टेड वो इंसर्टेड है। मुझे क्वेरी ऐसी चाहिए कि मुझे जेंडर वाइज काउंट चाहिए, तो मेरी क्वेरी बताओ कि क्या होगी। मुझे जेंडर वाइज काउंट चाहिए। ग्रुप बाय करेंगे। यस, क्वेरी क्या होगी? बताओ।
select star from table name. Order सिलेक्ट जेंडर, यस, सिलेक्ट order जेंडर। by gender. काउंट, फिर ऑर्डर उसमें बाय काउंट कैसे डालेंगे आएगा? जेंडर। नहीं, एक मिनट, ऑर्डर बाय से कैसे आएगा वो मुझे बताओ, पहले बताओ। ऑर्डर बाय और जेंडर का क्या रिलेशन है? क्वेरी क्या होगी आपकी? सिलेक्ट जेंडर कॉमा फिर काउंट, काउंट यस, जेंडर यस, फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम, और ग्रुप बाय कर लेंगे उसको। हाँ, ग्रुप बाय जेंडर। तो आपका हाँ, रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा? जैसे कि सपोज फीमेल का काउंट है, मेल का काउंट है, तो आपका रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा? मेल फीमेल आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड इसमें आपका जो कुछ वैल्यू है कि मेल फीमेल 8 है और मेल 8 है, ये आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब ये आपका आउटपुट हो जाएगा। क्लियर ना सबको? ये आउटपुट कैसे आ गया? किसी को डाउट है क्या? नो मैम। हाँ, तो No. जैसे कि ये आ गया, लेकिन अगर मुझे पूछा कि मुझे क्या चाहिए कि फीमेल का काउंट जो है वो एक साथ चाहिए और मेल का काउंट एक साथ चाहिए, मतलब मैं एटलीस्ट आपको ये बताती हूँ कि आप रिक्वायरमेंट आउटपुट क्या है। फीमेल 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 फीमेल, ये आपका, और नीचे मेल 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 मेल, ये आपका। मतलब मुझे आउटपुट ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे उसका काउंट 8 जो कुछ 8 काउंट है, और यहाँ से उसका 4 काउंट। मतलब क्या कि मुझे जितनी जितनी फीमेल है उसका आउटपुट एक साथ चाहिए, और जितने मेल है उनका काउंट एक साथ चाहिए। इसको बोलते हैं पार्टीशन बाय। आप लोग पार्टीशन बाय जेंडर करोगे तब क्या हो जाएगा? जेंडर वाइज आपका पार्टीशन बाय हो जाएगा, और आप फीमेल एक साथ बैठेंगे, मेल एक साथ बैठेंगे। ये होता है आपका पार्टीशन बाय। वही बात अगर मैंने आपको पूछा कि सपोज आप ये डेंस रैंक से क्या निकालते हो? हाईएस्ट सैलरी निकालते हो, करेक्ट है? तो वही बात अगर मुझे, नहीं तो रोनम होता है। रोनम से क्या होता है? देखो सपोज रोनम है, तो रोनम में रो अंडरस्कोर नाम लिखो, बाद में 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो वैल्यूज है, ठीक है? बाद में आपका डिपार्टमेंट है, तो सपोज यहाँ पे ईएनटीसी है, एनटीसी है, सीएससी है, मैकेनिकल है, आईटी है, और सिविल है। और यहाँ पे सपोज सैलरी नहीं तो मार्क्स है। तो जैसे कि आप लोग निकालते हो कि आपने ऑर्डर बाय लगा दिया, ठीक है? सपोज 70,000 60,000 50,000 जो कुछ ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग में लगा दिया। तो आप जो करते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, मतलब टेबल नेम ऑर्डर बाय ई सैलरी डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा? आपका टोटल डिपार्टमेंट में जितने जितने सारी सैलरीज ऑर्डर बाय करके आ जाएगी, ठीक है? वही बात मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज मतलब क्या कि ये देखो आउटपुट मुझे कैसे चाहिए, देखो ईएनटीसी ईएनटीसी ईएनटीसी, और मुझे यहाँ पे ईएनटीसी का अलग डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। मतलब क्या कि यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 50,000, ये खाली मुझे ईएनटीसी का आउटपुट है। बाद में सीएससी का आउटपुट अलग, सीएससी का सीएससी का सीएससी का, बाद में सिविल का अलग। मतलब क्या मुझे इस तरह से नहीं चाहिए कि टोटल जो मेरा कॉलम है वो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हो जाए। मेरा ये जो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग हो रहा है वो डिपार्टमेंट वाइज हो जाए। समझ में आपका? आपका आउटपुट जब डिस्प्ले होगा तब आउटपुट डिपार्टमेंट वाइज डिस्प्ले होगा। ईएनटीसी का ई सैलरी का डिक्रीजिंग अलग होगा, सीएससी का ई सैलरी डिक्रीजिंग अलग होगा, सिविल का ई सैलरी डिक्रीजिंग अलग होगा। ये होता है आपका पार्टीशन बाय मेथड। बाय यूजिंग पार्टीशन बाय आप लोग ये निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछते हैं कि सपोज मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग यूजिंग पार्टीशन बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय में क्या होता है कि डिपार्टमेंट होता है और जो टोटल काउंट है वो आपको डिसेंड है। ये अगर आपको ग्रुप बाय करके आप निकाल सकते हो क्या कि ईएनटी से अलग है, यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा, एक ही बार ईएनटी से डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ पे उनका जो मैक्स सैलरी है वो यहाँ पे मैक्स सैलरी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे सीएससी आ जाएगा, यहाँ पे सीएससी का मैक्स सैलरी सपोज 80,000 है, डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, मुझे ईएनटीसी का ग्रुप एक साथ चाहिए। ईएनटीसी की एनटीसी जितने बार है 8 टाइम्स अगर ईएनटीसी है तो 8 टाइम्स ईएनटीसी एक साथ डिस्प्ले होगा। ईएनटीसी के बाद सीएससी कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है,
वो एक साथ डिस्प्ले होगा, फिर पास्ट टाइम सिविल है वो एक साथ डिस्प्ले होगा। मुझे ऐसा करके आउटपुट चाहिए, तब आप लोग यूज करोगे पार्टीशन बाय मेथड। तो ग्रुप बाय मैम इतने यूजफुल नहीं है। ग्रुप बाय में वही होता है ना, आप क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने आपको वो जेंडर का क्वेश्चन पूछा, कि डायरेक्टली अगर आपको पूछा है कि मुझे जेंडर का काउंट चाहिए, तो आप लोग ग्रुप बाय करके इजीली निकाल सकते हो। वही अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे जेंडर एक साथ मतलब आउटपुट में चाहिए, फीमेल का जितना जितना काउंट है वो एक साथ चाहिए, मेल का जितना जितना काउंट है ऐसा, मतलब मेरा आउटपुट अगर ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप लोग बाय यूजिंग ग्रुप बाय कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो उस टाइम आप लोग पार्टीशन बाय यूज करेंगे। आपके क्वेश्चन क्या पूछा है उसके रिलेटेड डिपेंड आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली काउंट पूछा है जेंडर वाइज, तो डायरेक्टली ग्रुप बाय करो, आपका काउंट आ जाएगा। सिलेक्ट जेंडर फ्रॉम योर सिलेक्ट जेंडर, काउंट ऑफ जेंडर फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय जेंडर। इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका काउंट डिस्प्ले हो जाएगा जेंडर वाइज। और यही बात आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमेशा पार्टीशन बाय यूज करोगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, ईएनटीसी का मैक्स सैलरी, सीएससी का मैक्स सैलरी, डायरेक्टली ग्रुप बाय करो, आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। यही बात मुझे इस तरह का चाहिए, तो ग्रुप बाय से होगा क्या, ग्रुप बाय में क्या होता है, ईएनटीसी का ग्रुप क्रिएट हो जाता है। हम लोग को ग्रुप क्रिएट करके एक ही आउटपुट डिस्प्ले नहीं करना है, ग्रुप तो क्रिएट करना है, लेकिन ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए एक साथ। आया समझ में डिफरेंस क्या है ग्रुप बाय का और यस पार्टीशन बाय मैम, का? थैंक यू। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक एग्जांपल लेना तो मैं लेती हूँ, फिर रैंक का चाहिए तो कर देते हैं इसको। टेबल 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 छोटे टेबल ही क्रिएटेड नहीं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। मैं कल टेबल क्रिएट करके रखती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ। आपको इसमें किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो देख, तब तक मैं देखती हूँ मेरे पास टेबल है तो। मैम आप मैम क्राउड कॉलेज से मैम आपने बोला था ये SP_, रीनेम में अब हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड यूज करते हैं, बट सीक्वल में तो हम सिर्फ क्वेरी चलाते हैं। हाँ, ये वही बात है ना, इसको जो स्टोर प्रोसीजर में जो कुछ कोडिंग होता है ना छोटा, मतलब ये कोड जो क्वेरी है ना, वही कोडिंग मतलब क्वेरी हो रहती है। कुछ बड़ी, जैसे कि आप लोग जावा में पाइथन में लिखते हो ना, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके लिए एक थोड़ी छोटी सी क्वेरी लिखनी पड़ती है। वो आपको मतलब एज ए स्टोर प्रोसीजर करके मतलब क्या बोलते हैं, स्टोर करने के लिए यूज होती है। मैं वही बोल रही हूँ, उसके रिलेटेड मुझे इतना कुछ पता नहीं है करके, क्योंकि मैंने कभी यूज भी नहीं किया और मैंने कभी सीखा भी नहीं है वो। मैं बता सकती हूँ, लेकिन सर जितना अच्छे, मतलब सर यूज भी करते हो, सर ने ऑलरेडी सिखाया है ना, तो सर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपको वो क्या, कैसे आपको वो क्वेरी लिखनी है, इंडेक्स के लिए कैसे लिखने हैं, व्यू के लिए कैसे लिखने हैं, वो अच्छे से सर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ओके, मीन्स उसमें कोई दूसरा जैसे जावा के लिए नहीं sorry, नहीं 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 नहीं, आपको जो कंटेंट यूज करने हैं ना, इसी में कंटेंट यूज करने हैं। जैसे कि हम लोग ने क्वेरीज पढ़े हैं ना, जैसे कि ये हमारा सिलेबस है ना, यूज जो कुछ करने हैं इसी में से करने हैं, लेकिन उसके लिए एक कुछ तो लाइन की क्वेरी लिखनी है, खाली कोडिंग टाइप लिखना है। कोडिंग जब लिखोगे तो यही सब यूज करके लिखोगे, कुछ अलग यूज नहीं करोगे उसमें। ओके ओके। थे मेरे पास। है। ओके, ये आपका टेबल है, ये टेबल मैं आपको दे देती हूँ।
ओके ये देखो इसमें आईडी है, नेम है, जेंडर है और सैलरी है। जेंडर देखो फीमेल मेल वगैरह सब कैसा भी है। वही बात आपने डायरेक्टली अगर किया, जैसे कि ये देखो, अगर आपने जो क्वेरी मुझे बताई थी, सिलेक्ट जेंडर, बाद में काउंट, काउंट स्टार करो, नहीं तो काउंट जेंडर करो, जो करना है वो करो, और बाद में फ्रॉम ओवर टेस्ट एंड ग्रुप बाय जेंडर, सॉरी बाय जेंडर। तो इससे क्या हो जाएगा, फीमेल का काउंट और मेल का काउंट, बस इतना आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो फीमेल का काउंट आ गया, मेल का काउंट आ गया, इतना आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन वही बात अगर मुझे फीमेल एक साथ चाहिए, जो कुछ ये 8 फीमेल है वो एक साथ 8 चाहिए, और ये जो 4 फीमेल है वो एक साथ चाहिए, वही बात मुझे अगर वो डिस्प्ले करना है तो मैं पार्टीशन बाय यूज करूंगी। मैं कल फिर एक बार रिपीट कर ही दूंगी, डेंस रैंक का वगैरह जब रिपीट करेंगे तब, खाली आप अभी टाइम है तो बता देती हूँ। सपोज मुझे चाहिए जेंडर, बाद में मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, क्या है इसमें, फर्स्ट नेम है क्या है, ओके फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, सपोज मुझे चाहिए काउंट, आप काउंट जेंडर करके देखो, मतलब दोनों आपके हो जाएंगे, जेंडर करो, तब आप यूज करते हैं ओवर पार्टीशन बाय। ओके पार्टीशन बाय, क्या पार्टीशन बाय करोगे आप, जेंडर, आपको उस कॉलम, ये जो आपका काउंट है, ये जो टोटल आ रहा है ना, ये काउंट ऑफ जेंडर, ये पार्टीशन बाय, ये जो आपका एक कॉलम नेम है, आपको उसको कुछ असाइन करना है तो असाइन करो, एज टोटल काउंट करके असाइन करना है तो एज टोटल काउंट, फ्रॉम आपका टेबल का नाम। ये देखो अभी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा। ओके फीमेल आपकी सारी एक साथ आ गई, उनके नाम आ गया और टोटल काउंट आ गया, मेल आपके एक साथ आ गए, उनका नाम आ गया और टोटल काउंट आ गया। समझ में आपका आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है, बाय यूजिंग द पार्टीशन बाय। आप लोग पार्टीशन बाय जेंडर आपने कर लिया। यही कल हम लोग देखेंगे, सपोज जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल रैंक डेस रैंक का निकाला कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, डिपार्टमेंट सब एक साथ, ईएनटीसी डिपार्टमेंट एक साथ, सीएससी डिपार्टमेंट एक साथ, फिर हम लोग को उनके ऊपर जो कुछ क्रिएट करना है, ऑर्डर बाय सैलरी करना है, मैक्स सैलरी करना है, वो हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द पार्टीशन बाय। वही रोनम से कर सकते हैं, रोनम में भी कर सकते हैं हम लोग यही बात, वो कर, एटलीस्ट आपको पार्टीशन बाय क्या होता है वो समझ में आया ना। फिर हम लोग कल उसके एग्जांपल जो कुछ एक्स्ट्रा है वो देखेंगे। यस मैम, समझे। ठीक है कल मैं क्या करती हूँ, टेबल क्रिएट करके रखती हूँ, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। हेलो मैम। बोलो। मैडम पढ़ाई तो कर रहे हो, क्यूरीज याद कैसे रखनी है? याद नहीं रहती। प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं, देखो प्रैक्टिस करो डेफिनेटली याद रहेगी। मतलब एक रोज क्या करो ना, थोड़ा टाइम निकाल के 1 घंटा अगर एसक्यूएल के लिए निकालो, एक 45 मिनट्स 1 घंटा बैठ गए ना, जो कुछ हुआ है ना खाली वो ये करो। टेबल तो आपके पास क्रिएट ही होता है, हर एक इसमें एक एक ऑपरेशन करते जाना रोज, ये कर, मतलब आपको बोर लगेगा वही रोज क्या करना है, लेकिन ये 4-5 दिन में एक आदत हो गई ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं नहीं बोल रही तो थी डायरेक्ट, ग्रुप मैं जब और सीखती सब थी तो क्यूरीज मुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर आप लोग जो मैम पूछ रहे थे
लेकिन एक प्रैक्टिस हो गई ना तो हो जाता है अच्छे से। मैम ETL के लिए हमें कास्ट और कैर इंडेक्स एंड कन्वर्ट ये 3 फंक्शंस लगते हैं, वो भी ले लीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, वो लेने वाली, यस यस, लेने वाली हूँ तीनों। एक्चुअली क्या है ना, ये क्या बोलते हैं, ये जो एसक्यूएल सर्वर मतलब मैंने जो खुद क्रिएट किए नोट्स है ना, तो मैंने कभी ये मेरे सिलेबस में था ही नहीं ये फंक्शंस वगैरह, तो मेरे इसमें नहीं है वो। तो मुझे सर ने प्रोवाइड किए नोट्स, लेकिन वो मुझे समझ में आना चाहिए ना कि सर ने जब कुछ प्रोवाइड किए वो क्या है करके। तो एक बार मैं नहीं, go through। वो एज अ ETL डेवलपर में वो जो कन्वर्जन डेटा कन्वर्जन के लिए लगते हैं ना वो 3 हाँ हाँ, फंक्शंस, है वो वो नोट्स में है, आपके सिलेबस में भी है। लेकिन कैसे मैंने जो खुद प्रिपेयर किए हुए नोट्स है ना, उसमें वो नहीं है करके। तो सर ने मुझे एटलीस्ट देखने के लिए दिए कि उनके नोट्स की क्या क्या कैसे वर्क होता है करके। लेकिन वो मुझे एटलीस्ट मुझे खुद को समझ में आना चाहिए ना कि ये कैसे वर्क होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया। तो मैं एक बार गो थ्रू करती हूँ, फिर आपको मैं मतलब समझ इजीली ये कर सकती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलो दिन में नोट शेयर करती हूँ। और 11 to 12 पिंग करो, मतलब जिसको जो कुछ क्वेरी है नहीं आ रहा है तो पिंग करो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। जिन्होंने पहले भी मैसेज किया है, सपोज मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, वो भी पिंग करो, ठीक है। ओके। यस मैम। बाय। ओके।